गांव में एक नर्स ने क्लिनिक खोल लिया। वो औरतों का अल्ट्रासाउंड करने लगी, लेकिन वो हमेशा बुर्का पहनकर करती थी। मैं भाभी के साथ उसकी क्लिनिक गई तो मुझे उस औरत पर शक हुआ, क्योंकि उसके हाथ बहुत सख्त थे और वो बहुत कम बोल रही थी। अगली बार मैं भाभी के साथ गई तो मैं हॉस्पिटल में उसके कमरे में छुप गई। जब वो अपने कमरे में कपड़े बदलने लगी तो मेरी चीखें निकल गईं। वो तो मेरा नाम सुमेरा है। मेरा एक मसला था कि हमेशा मेरे गुर्दे में दर्द रहता था। हम लोग गांव में रहते थे, यहाँ पहले अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई नहीं था, इसलिए दवाई देने में डॉक्टर को मुश्किल होती थी। फिर खैर से यहाँ एक नर्स ने क्लिनिक खोल लिया और वो अल्ट्रासाउंड भी करने लगी। सब औरतें अब उसके पास ही जा रही थीं और खुश भी थीं, क्योंकि उसके अलावा एक ही डॉक्टर था जिसके पास औरतें जाने से कतराती थीं। मेरा अपना यही मसला था और अब मसला हल हो गया था। मैं भी अल्ट्रासाउंड करवाने गई तो देखा कि उस औरत का नाम मरियम है और वो हमेशा बुर्का पहन कर रखती थी। लंबे कद की औरत थी, बहुत कम बोलती थी, जुमलों का जवाब अल्फाज में देती थी, सर को झुका कर रखती थी। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाना था, पर घर से कॉल आ गई कि जल्दी वापस आओ, मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ा। पर वो मेहमान खैर से नहीं आए थे। मेरे चचा बुरी तरह रो रहे थे, वही घर आए थे। पहले तो कुछ बताते नहीं थे, बस ये कहते थे कि मेरी इज्जत लुट गई, हाय मेरी फायजा। उनकी बेटी फायजा का निकाह मेरे भाई के साथ किया हुआ था। हमें तो लगा कि फायजा भाग गई है, क्योंकि जिस तरह चाचू कह रहे थे कि मेरी इज्जत लुट गई है, उनकी इज्जत तो फायजा ही थी। और उनकी एक ही बेटी थी जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और करोड़ों की जायदाद की मालिक भी थी। हमने उसकी जायदाद देखकर अपने भाई की शादी उससे नहीं की थी, बस वो हमारे खानदान में हमारे भाई की उम्र की थी, इसलिए हमने सोचा कि शादी करवा दी जाए, और इसमें भाई की मर्जी भी थी। लेकिन जब चाचू ने हमें ये बताया कि उनकी बेटी की इज्जत लुट गई है तो हम हैरान रह गए, क्योंकि वो घर से भागी नहीं थी, किसी ने उसकी इज्जत पर हमला नहीं किया था। ये सब घर में ही हुआ था। और सुबह ये बात पता चली जब फायजा को खुदकुशी करते हुए देखा गया। उसे पकड़ लिया गया था। मेरा भाई घर पे नहीं था। हम सब भी बहुत दुखी थे कि ये हमारे घर की बच्ची के साथ क्या हो गया, वो भी हमारे साथ होने वाली बहू किसी दुश्मन की बेटी के साथ भी ऐसा ना हो। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं और इज्जत तो सबकी बेटियों की कीमती होती है। बहुत दुख हुआ हमें। फिलहाल तो वो किसी से बात भी नहीं कर रही थी। जब ये बात अपने भाई को बताई तो वो भी शिश्तर रह गया, खामोश हो गया। या अगले 3-4 दिन तक मेरे चाचू रोज घर आते रहे। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी है, बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करती है, अगर इसका रिश्ता भी टूट गया तो वो मर जाएगी। आप लोग ये निकाह नहीं तोड़ना। अगर इसके साथ कुछ हो गया है तो उसमें उसका क्या कसूर है? उसने तो कुछ नहीं किया ना। आप लोग उसको कबूल कर लें। मैं आप लोगों के पांव पड़ता हूँ। मेरे माँ बाप इस मामले में चुप थे, क्योंकि आखिरी फैसला मेरे भाई का ही था। और मेरे भाई ने जो फैसला सुनाया कि हम सब हैरान रह गए। यहाँ तक कि मेरे अम्मी अब्बू ने भी उसे कहा कि तुम गलत कर रहे हो बेटा, लेकिन उसे कहा कि मैं फायजा से शादी नहीं करूंगा और उसके नाम तलाक भेज दूंगा। मेरी सारी जिंदगी का सवाल है। मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, आगे मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है। मुझे एक ऐसी हमसफर चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। ऐसी लड़की नहीं जिसकी इज्जत लुट चुकी है और वो जहनी मरीज बन गई है। हाँ, वो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अब उसको एक दाग लग गया है और आंखों देखी मक्खी मुझसे नहीं निकली जाएगी। मेरी अम्मी का कहना था कि खानदान की बच्ची है और इतनी सारी जायदाद भी है, उसके नाम फिर जो हुआ वो एक दिन सब भुला देंगे। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि इससे ज्यादा जायदाद मैं खुद कमा लूंगा, लेकिन ये नहीं होने दूंगा। और क्या पता कि वो उसी लड़के को जानती हो। आजकल की लड़कियों का तो आपको पता है क्या हालात हैं। लड़की के पास फोन है तो फिर आप उसे चाहे 4 दीवारी क्या लोहे के पिंजरे में बंद करो तो भी आपकी इज्जत बर्बाद कर देगी, क्योंकि आजकल तो कोई दीवार भी किसी को नहीं रोक सकती है। क्या पता उसी के साथ चक्कर चला हो और जब मामला खराब हो गया हो तो कह दिया कि इज्जत लुट गई है, कोई चोर था। मेरे चाचा का कहना था कि मैंने उसको दूर से देखा है, उसका कद लंबा था और बड़े बड़े हाथ थे और सांवला सा रंग था, लेकिन मैं उसकी पहचान नहीं कर पाया, इसलिए रिपोर्ट भी कमजोर बनी और हम उस शख्स को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मेरे भाई ने कहा कि कैसे ढूंढेंगे, खुद का ही तो किया धरा है। पता नहीं मेरा भाई इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। वो भी मर्दों की तरह सोच रहा था। मेरे बाबा भी इस मामले में बड़े दुखी थे, क्योंकि उनके भाई की बेटी थी। यहाँ तक कि अम्मी ने भी भाई को कहा कि ऐसा नहीं करो,
हो सकता है इसी में अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ रखा हो। लेकिन मेरे भाई ने किसी की एक ना सुनी और बिना किसी से आखिरी मशवरा किए तलाकनामा चाचू के घर भिजवा दिया। उसके बाद चाचू की सिर्फ आखिरी कॉल आई थी कि आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी, आप लोग तो अपने थे और गिनती के तो बच्चे थे हमारे। आपकी भी बेटी है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। बाबा तो खुद मजबूर थे, वो क्या कर सकते थे। लेकिन अगले ही दिन एक और खबर मिली जो कि बहुत ही बुरी खबर थी, और वो ये कि मेरी कजन फायजा ने खुदकुशी कर ली थी। शायद उसकी जिंदगी की डोर इसी उम्मीद पर बंधी हुई थी कि मेरा भाई उसे कबूल कर लेगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई ने तो सीधा तलाकनामा ही भेज दिया। हमारे घर में भी शोर मच गया, मेरी अम्मी की आंखों में भी आंसू आ गए, जो कि बिल्कुल रिवायती सास थी। लेकिन आज वो भी रो दी। उन्होंने कहा कि बहुत बुरा हुआ, जवान जहान बच्ची के साथ पहले उसकी इज्जत लुट गई और उसने अपने आप को खत्म कर लिया। उन्होंने कहा कि किस मुंह से जाएंगे, लेकिन जब ये लोग गए तो चाचू ने कोई बात नहीं की। वो बस चुप थे और आसमान की तरफ बार बार देखते थे। उनकी एक ही बेटी थी। मेरे भाई ने भी वक्ती अफसोस का इजहार किया और उसके बाद कहा कि उसका मर जाना ही अच्छा था, नहीं तो क्या करती। किसी ने उसे कबूल तो करना नहीं था। बार बार की अजियत से अच्छा हुआ कि उसने अपनी इज्जत खुद ही खत्म कर ली। पता नहीं मेरे भाई को क्या हो गया था, पर कहते हैं कि वक्त हर जख्म का मरहम होता है। चाचू ने भी अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट दी और ये इलाका छोड़कर चले गए। उसके बाद ना तो घर में कोई चाचू का नाम लेता था और ना ही कोई फायजा का। आहिस्ता आहिस्ता ये बात ऐसे खत्म हो गई जैसे थी ही नहीं। एक रात फिर मेरे गुर्दे में बहुत ज्यादा दर्द हुआ और मेरा मसला तो ठीक ही नहीं हो रहा था। इतने में मेरा भाई अपनी पसंद की एक लड़की को ब्याह कर ले आया जो उसके साथ ऑफिस में काम करती थी। उसका नाम रोशन आ रहा था। लड़की ये भी बहुत अच्छी थी, घर वालों की पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी सबका ख्याल कर रही थी। उसको मैंने बताया कि मेरे गुर्दे में बहुत दर्द रहता है, तो उसने कहा कि पागल, गुर्दे के दर्द को संजीदा लेते हैं। वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, यानी कि उसी नर्स के पास। उसने कहा कि अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा ताकि पता चले कि अंदर पत्थर है या रेत है या फिर आपको इन्फेक्शन हुआ है। मैंने कहा कि ठीक है। उसने भाभी को बाहर भेज दिया और मेरा अल्ट्रासाउंड करने लगी। उसने अल्ट्रासाउंड करने में पूरा आधा घंटा लगाया और उसकी अजीब सी बड़ी बड़ी आंखें मेरे वजूद को घूर रही थी। मुझे तो वैसे ही अल्ट्रासाउंड करवाना पसंद नहीं था, चाहे औरत भी कर रही हो, फिर भी मुझे बहुत शर्म आती थी। खैर अल्ट्रासाउंड हो गया तो उस औरत की हालत कुछ अजीब सी हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे उसे सांस चढ़ा हुआ है। मैंने कहा कि क्या हुआ है आपको? उसने कहा कुछ नहीं, अब आपको दवाई लिख कर दे देती हूँ। वो दवाई लिख रही थी तो मैंने उसके हाथ देखे। उसके हाथ बड़े ही अजीब से मर्दाना लगते थे। लेकिन मेरी जो भाभी आई थी उसके हाथ भी ऐसे ही थे। आजकल तो औरतों में कोई नजाकत ही नहीं रही थी। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा, मेरे हाथ बहुत नरम थे। मैंने अपने हाथों का मवाजना उनके हाथों के साथ किया, लेकिन कोई और बात मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। उसने दवाई दी। उसने कहा कि 1 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि असर हुआ है या नहीं, फिर से अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। उसने कहा कि रेत है आपके गुर्दों में और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। उसकी दवाई से मुझे आराम तो बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी भाभी ने कहा कि दवाई जितने दिन की दी जाती है पूरी खानी चाहिए, उसके बाद ही पता चलता है। लेकिन हमें एक और खबर मिली और वो ये कि मेरे चाचू भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनकी बेटी को इस दुनिया से गए हुए 6 महीने हो गए थे। ये 6 महीने उन्होंने बीमारी में गुजारे थे और मरने से पहले उन्होंने मेरे बाबा को कॉल की थी। मेरे बाबा एक सहाफी थे, इसलिए उनका फोन हमेशा रिकॉर्डिंग पर होता था। उन्होंने जब वो रिकॉर्डिंग हमें सुनाई तो उनके हाथ पांव भी कांप रहे थे और वो पूरी तरह रो रहे थे। उस कॉल में मेरे चाचा ने कहा था कि ये जो अल्लाह है ना, वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है और मेरी बेटी का भी था। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी का कातिल है। अगर वो उसे तलाक नहीं भेजता तो वो कभी भी खुदकुशी ना करती। तुम्हारे बेटे को मौका मिला था एक नेकी करने का, लेकिन उसने नहीं की। उसकी भी आह ली और आज मैं भी उसे आह देता हूं कि वो कभी खुश नहीं रहेगा। जो उसने मेरे साथ किया है उसके साथ होगा। मकाफात अमल होगा। ये दुनिया मकाफात अमल है। बाबा ने रिकॉर्डिंग पूरी होने से पहले ही बंद कर दी। बाबा भाई से नाराज रहते थे, उसके बाद कुछ ना बोले। मेरी भाभी को जब मैंने सारी बात बताई तो वो भी हैरान हुई। उसने कहा कि देखो, ये तुम्हारे भाई की अपनी मर्जी है कि वो क्या चाहता है। उनको हक है कि वो किसी भी तरह का हमसफर पसंद करे और फिर उसके साथ रहने के लिए अगर वो ख्वाहिश करे तो उसमें क्या बुरा है।
मैंने अपनी भाभी को कहा कि बुरा तो नहीं है, लेकिन बेचारी ने बात दिल पर ले ली। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारी वजह से तो उसका घर उजड़ गया है। दिल ही दिल में मैं भी फायजा की तरफदार थी, क्योंकि वो मेरी दोस्त भी थी और कजन भी। ये वाली भाभी अच्छी तो थी, लेकिन अपनी दुनिया में रहती थी। क्योंकि ये भी पैसे कमाती थी, इसलिए इसके अंदर बहुत ज्यादा गुरूर था। साथ उसने भाई को अपने इशारों पर नचाया हुआ था। भाई ने उसके लिए पिछले दिनों अम्मी से भी बदतमीजी की थी। मेरे साथ अच्छी थी क्योंकि ये गांव था और ये वाली भाभी शहर से आई थी, तो उसे बार बार चीजें लेने के लिए शहर जाना पड़ता था। शहर यहाँ से आधा घंटा ही दूर था, अकेली नहीं जा सकती थी, इसलिए मेरे साथ बना कर रखती थी। मुझे पता था कि उसकी नीयत कैसी है। मैं इंसान की शक्ल देखकर ही पहचान जाती थी कि वो सही बात कर रहा है या गलत। शायद मुझे अल्लाह की तरफ से यह सलाहियत मिली थी और मेरा दिमाग भी शक्की सा था। मुझे बात की तह तक जाना अच्छा लगता था। मैंने एक हफ्ते तक दवाई खाई, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। उसने कहा था कि एक हफ्ते बाद दोबारा आना। मैंने सोच लिया कि मैं अल्ट्रासाउंड तो उससे करवाऊंगी, लेकिन दवाई उससे नहीं लूंगी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड तो जरूरी था, पता चलता अंदर हो क्या रहा है। और वो औरत थी तो अल्ट्रासाउंड तो वही कर सकती थी। लेकिन सोचा कि डॉक्टर सहेल से ही दवाई लूंगी। कम से कम डॉक्टर की दवाई से 1-2 दिन का आराम तो आ जाता था। उसकी तो पूरी हफ्ता दवाई खाई, फिर भी कोई आराम नहीं आया। उसने छोटा सा हॉस्पिटल बना रखा था। उसको अस्पताल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ 4 ही कमरे थे। खैर, मैंने भाभी से कहा कि मेरे साथ चलें। जब वो हर दूसरे दिन मुझे बाजार ले जाती थी, 2 हफ्ते बाद मेरे साथ डॉक्टर भी 2 हफ्ते बाद मेरे साथ क्लिनिक भी आ सकती थी। मैं क्लिनिक गई, लेकिन अल्ट्रासाउंड करते हुए मुझे शक पड़ने लगा। वो इस तरह के अल्ट्रासाउंड कर रही थी कि जैसे उसने किसी औरत को पहली दफा देखा है। मैंने उसे कहा कि बस कर दो, इतना लंबा तो अल्ट्रासाउंड नहीं होता। मुझे उससे अजीब सा एहसास महसूस हुआ था। मेरा दिल तंग होने लगा था। मैं जल्दी जल्दी उठ गई और अल्ट्रासाउंड पूरा भी नहीं करवाया। उसने कहा कि आप क्या कर रही हैं, इस तरह तो पता नहीं चलेगा। मैंने कहा कि गुर्दा ही तो चेक करना है, तुमने तो मेरी अंतड़ियों का नाप लेना शुरू कर दिया है। मुझे शक पड़ गया था कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर थी। उस औरत के हाथ इतने ज्यादा सख्त क्यों थे? उसके हाथों में अजीब सा एहसास क्यों था? और ये बात भी बहुत कम करती थी। और आजकल के दौर में कौन सी डॉक्टर शरई पर्दा करती है? दस्ताने भी पहने हुए होती थी। उसने कभी कभी जराबें तो हमेशा ही पहनी होती थी, जबकि इतनी गर्मी का मौसम था। अकेली ही तो बैठी होती थी। एक नर्स और एक कंपाउंडर ही रखा हुआ था। फिर इतना भी क्या पर्दा करना? अब मुझे शक पड़ गया और मेरी एक दोस्त ने भी मुझे कहा कि मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। वो भी उसके पास 2 हफ्ते पहले गई थी। उसने कहा कि दवाइयों से तो कोई असर नहीं होता, लेकिन अल्ट्रासाउंड से तसल्ली से करती है, जैसे पता नहीं कोई साइंस प्रोजेक्ट कर रही है। जो बात मेरी दोस्त और मेरे दिमाग में आ चुकी थी, अगर वो सच निकलती तो फिर तो बहुत ही बुरा मामला था। मैंने अपनी दोस्त को कहा कि मैं पता करके रहूंगी, क्योंकि मुझे उसने फिर से अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया है। उसने कहा कि ख्याल से रहना। मैंने कहा तुम फिक्र ही ना करो, मैं कुछ गलत होते हुए देखूंगी तो जाहिर है कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठेंगे। अगले दिन मैं भाभी के साथ गई तो भाभी ने मुझे कहा कि तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, तुम्हारा नंबर बड़ी देर से आएगा। मैं करीब की मार्केट से घर की चीजें ले आती हूँ। मैं तो पहले ही से सोच रही थी कि भाभी किसी तरह गायब हो जाए। उन्होंने खुद ही कह दिया। मैंने कहा ठीक है आप जाएं, मेरा नंबर आ जाएगा तो फिर मैं आपको कॉल कर दूंगी। उसके बाद 10-15 मिनट हो गए, फिर आप आ जाइएगा। भाभी ने कहा कि ठीक है। असर की नमाज के बाद वो क्लिनिक बंद कर देती थी। लोग वापस जा रहे थे। उसने सारे लोगों को भेज दिया कि मगरिब की नमाज के बाद दोबारा से डॉक्टर साहिबा बैठेंगी, लेकिन मैं हॉस्पिटल के अंदर ही छुप गई और डॉक्टर साहिबा का पीछा करने लगी। मैं पीछे पीछे जा रही थी। वो एक छोटे से कमरे में गई जिसकी बाहर खिड़की थी। जब अंदर चली गई तो मैंने खिड़की से झांका। वहां पर उसके कपड़े पड़े हुए थे, जो कि दूर से सफेद रंग के नजर आ रहे थे। उसने अपना बुर्का उतारा और कपड़े बदलने लगी तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि एक मर्द था। मेरे मुंह से खुद ही चीख निकल गई और वो मेरी तरफ मतवज्जो हो गया। अजीब सी शक्ल थी उसकी, लंबा सा कद था, सांवला चेहरा था, बड़े बड़े हाथ पांव भी बहुत ही बेहुदा थे। वैसे तो मर्दों के हाथ बड़े होते हैं, लेकिन ये कुछ अजीब तरह का शख्स था। उसने बासानी मुझे दबोच लिया और मेरे दिमाग में मेरे चाचू की बातें आने लगी कि जिसने फायजा के साथ ये सब कुछ किया था, उसका हुलिया भी इससे मिलता जुलता बता रहे थे। मैंने कहा कि छोड़ दो मुझे, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, छोड़ो मुझे, जाने दो। मैं चीखने लगी, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी कि पूरे हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। नौकर तो उसके अपने ही थे, वो उसके खिलाफ क्यों बोलते, और लोग जा चुके थे। मैं खुद आग में कूदी थी, भाभी को भी भेज दिया था। मेरे साथ भी वही हुआ जो फायजा के साथ हुआ था।
मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली गई और मुझे जमीन पर अधमरी हालत में फेंक दिया गया। भाभी को जब मैं मिली नहीं तो वो वहां पर आई, लेकिन मैं वहां पर भी नहीं थी क्योंकि मुझे एक तरफ छुपाया गया था। फिर पुलिस आ गई और उसके बाद उनको मैं मिल गई। मुझे बाजियाब करा लिया गया। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उस शख्स को भी पकड़ लिया गया। पुलिस ने कहा कि ये तो बहुत पुराना मुजरिम है और इसी तरह के जुर्म करता रहता है। इसने अभी तक 17 लड़कियों के साथ बदफेली की है, जिसमें से एक फायजा भी थी और एक मैं भी। मेरी इज्जत लुट चुकी थी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। 1 महीने तक मैं किसी के सामने जाना नहीं चाहती थी, किसी को शक्ल भी नहीं दिखाना चाहती थी। फिर मैं अपनी अम्मी के पास ही रहती थी, उनकी गोद में सर रख के रोती रहती थी। शायद मुझे चाचू की आह लग गई थी। मेरे भाई को सबक मिल गया था। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जो उसने किसी और की बेटी के साथ किया था वो मेरे साथ हो गया था। चाचू ने जिस तरह रो रो कर आहें दी थी, ये हो ही नहीं सकता था कि उनकी आह ऊपर ना जाती। किसी का दिल तोड़ना तो सबसे बड़ा गुनाह होता है और अल्लाह इस गुनाह को कभी माफ नहीं करता। कहते हैं कि टूटे हुए दिल को जोड़ने से सबसे ज्यादा नेकी मिलती है। अगर यूं सबसे ज्यादा नेकियां मिलती हैं तो फिर दिल तोड़ने से सबसे ज्यादा गुनाह भी तो मिलता है। अम्मी के ननियाल की तरफ से मेरा एक कजन लगता था जिसने मेरा रिश्ता मांगा था, लेकिन अम्मी अबू ने इनकार कर दिया क्योंकि उसको काम भी अच्छा नहीं था और शक्ल सूरत भी मुनासिब थी। जब उन लोगों को ये पता चला तो उन्होंने फिर से रिश्ता मांगा और इस दफा मेरे माँ बाप ने हाँ कर दी और मैंने भी। उसका नाम असलम था। उसने मुझे कबूल कर लिया और शादी की रात मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, इसीलिए रिश्ता मांगा था। लेकिन उसकी हैसियत को देखकर इनकार हो गया था। लेकिन अब मैं उसकी बीवी हूं तो वो मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखेगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जिंदगी में असलम जैसा मर्द आया जिसने सब कुछ जानने के बावजूद मुझे कबूल किया। अगर मेरी जिंदगी में मेरे भाई जैसा कोई मर्द आ जाता तो आज मेरे पास जिंदगी भी ना बचती और मैं भी फायजा की तरह शायद खुदकुशी कर लेती। असलम ने मुझे बहुत संभाला और अब उसके साथ मेरी जिंदगी नॉर्मल डगर पर आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है। भाई को कारोबार में नुकसान हो गया है, उनकी बीवी भी बांझ है। बाबा ने उनको घर से जाने का कह दिया है। असलम बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है, मेरी हिम्मत बढ़ाता है। दुनिया में जहाँ अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग भी होते हैं, बस इंसान की पहचान होनी चाहिए। जिस इंसान ने हमारे साथ ये जुल्म किया उसको सजाए मौत सुनाई गई है क्योंकि ये 17 लड़कियों के साथ कर चुका था। जिस दिन उसको फांसी हुई उस दिन के बाद से जाने क्यों मेरा दुख थोड़ा सा कम हो गया था। आज भी फायजा की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती है। उस पर भी क्या गुजरी होगी, वो तो इतनी परेशान हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। अल्लाह उसके और चाचू के दर्जात बुलंद फरमाए। हर नमाज के बाद मैं उनके लिए दुआ करती हूँ।